देखिए, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 26 नवंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना ये कब से स्टार्ट होगा? तो ये फॉर्म भरे जाएंगे 23 दिसंबर 2024 से। और ऑनलाइन फॉर्म जो है और फीस कब सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? तो 22 जनवरी 2025। जो फीस आपने सबमिट किया है और आवेदन किया, इसमें जो आप संशोधन करने की अंतिम तिथि तो क्या है संशोधन की? उसमें है 29 जनवरी 2025। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती निकली है तो किसके थ्रू होगी, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या इसके सिलेबस में आएगा, और जो है इसका फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दिया गया है और उसी की हम चर्चा करने आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञापन संख्या इस भर्ती का है 12 परीक्षा बटे 2024। परीक्षा का नाम है कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 बटे 12। विशेष कथन क्या दिया गया है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने फ़ी को अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे आपने गूगल पे से पेमेंट किया, आपके यहाँ से सबमिट हो गया, लेकिन वहाँ पे जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ, तो अपडेट नहीं हुआ इसमें से 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक आपका फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकलेगा और फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या है, आपको फॉर्म जैसे 23 दिसंबर जो है इसी तारीख से, जब से फॉर्म स्टार्ट होगा इसी डेट से आप भरना शुरू कर दीजिए। लास्ट डेट ना रखिए कि हम लास्ट में एग्ज़ाम का ये फॉर्म फिल करेंगे। ये चीज़ थी इसके बारे में जानकारी, क्योंकि जब तक बैंक का द्वारा समायोजन नहीं कर लिया जाता, अपडेट नहीं होता है कि फीस जमा हो गया है, तब तक उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 22 जनवरी 2025 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम, मतलब मैक्सिमम कितना आप लेट कर सकते हैं, 7 दिन। जैसे आपने 22 तारीख लास्ट डेट है, 22 जनवरी लास्ट डेट है, लेकिन आपकी फ़ीस सबमिट होने की लास्ट डेट जानते हो क्या है? ये 29/1/2025। और फीस जमा करने की नहीं है, ये बैंक द्वारा सबमिट करने की है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर 29 जनवरी 2025 तक आपका फीस अगर नहीं उसमें सबमिट शो हो रहा है तो समझ लीजिए आपका फॉर्म इसमें नहीं भरा गया है। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023/12 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल कितने पद हैं? 2702 हैं। 2568 सामान्य चयन के द्वारा और 134 विशेष चयन के द्वारा पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किससे? भारत के नागरिकों से। अगला है कि कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2023 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023, जिसको आप लोग कहते हैं पेट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। मतलब इस मुख्य परीक्षा में चयन कैसे होगा? जो शॉर्ट लिस्टिंग चयन लास्ट में होगा। देखो क्या है प्रोसेस, आपने पेट एग्जाम दिया, पेट एग्जाम में आपके मार्क्स मान लीजिए 1 नंबर से लगा के और 100 नंबर तक जो भी आए, तो आपको इस एग्ज़ाम में आवेदन, जैसे आप हर एग्ज़ाम में आवेदन करते थे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस इसमें भीड़ कहाँ कम होगी कि जिन्होंने पेट में अपीयर नहीं हुए तो वो यहाँ से छट जाएंगे। मतलब जो 2023 का पेट जिसने नहीं दिया था वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, और जिसने पेट दिया था तो उसके भाई दिया होगा तो 0 से ज़्यादा अगर उसके नंबर होंगे, फॉर्म भरने जानता होगा तभी उसने दिया होगा, तो 1 नंबर ज़रूर उसके आए होंगे।
तो वो फॉर्म तो फिल कर सकता है 1 से लेकर 100 तक जितने भी हैं, मतलब मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100, इतने नंबर अगर हैं उसके तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पेट 2023 दिया है तो आप इस फॉर्म परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। अब इस विज्ञापन के आधार पे आपका फॉर्म जो फिलिंग है ये 23 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा, ये 22 जनवरी तक चलेगा। लेकिन अब जब ये फॉर्म आपसे आवेदन मांग लिए जाएंगे, सब पूरा आपने कंप्लीट कर दिया, प्रिंट आउट वगैरह सब निकाल लिया, अब इन्होंने क्या करना है, इनको UPSSC आयोग को ये करना है कि ये शार्ट लिस्ट करेंगे कि कितने, मान लीजिए 10 लाख अभ्यर्थी हो गए, 10 लाख अभ्यर्थी हो गए, तो इनकी ये शार्ट लिस्टिंग करेंगे और एक ही कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए जिसके 30 नंबर हैं, 30 प्लस नंबर हैं, मतलब मिनिमम जिसके 30 नंबर हैं वही इस परीक्षा में बैठ सकेगा। ध्यान दीजिएगा, आपने फॉर्म तो डाल दिया है, फॉर्म डाल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परीक्षा देने को पाएंगे। शार्ट लिस्टिंग में एक कट ऑफ जारी करेंगे कि 30 नंबर जो पाए गए हैं, अब जैसे मान लीजिए 2700 लगभग पोस्ट हैं, 2700 प्लस, अब इसका ये 10 गुना या 15 गुना जितना भी लेना चाहते हैं या 20 गुना, जितने गुना बुलाना चाहते हैं बच्चों को बुलाएंगे और उसके लिए कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि 30 प्लस नंबर है या फिर 40 प्लस नंबर है या फिर 60 प्लस नंबर है, जो भी आयोग मानक तय करेगा उससे ज़्यादा जिसके नंबर होंगे उनको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, उनका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो यहाँ तक का प्रोसेस आप समझ चुके। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने UPSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा नहीं दिया है तो आप इसके लिए ये विज्ञापन नहीं है। तो सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया। इसका मतलब ये है कि आपने जो किया है, आपके जो नंबर आए हैं वैध संख्यात्मक स्कोर, मतलब कि 0 से ज़्यादा आए हैं, तो 0 से ज़्यादा नंबर आपके वैध नंबर कहलाएंगे। प्रारंभिक अर्हता 2000 परीक्षा में वास्तविक एक्चुअल स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। अब भैया बहुत ज़्यादा आप घोचर होंगे तो हो सकता है आपके माइनस में नंबर आ गए हों और -10 नंबर हैं, आपने भर दिया कि हाँ 0 से तो ज़्यादा है लेकिन ये माइनस लगा है, आप नीचे की तरफ हैं, तो आपको इसमें शार्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। परंतु जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन करने की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम के निर्णय के अधीन होगी। अब आते हैं ये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब कि आपने कहा चलो हम लाओ स्पीड पोस्ट कर देते हैं इसके प्रिंट आउट निकाल के और हमारा एप्लीकेशन वहाँ पे स्वीकार कर लिया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। क्या है प्रोसेस, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आप जाइएगा upsssc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड या व्यू मतलब डाउनलोड कर लीजिए या फिर उसको देखिए, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। मतलब कि यह है कि ऐसा नहीं कि आज आपका एक पार्ट हुआ, कल दूसरा पार्ट हुआ और परसों तीसरा पार्ट हुआ, या 24 घंटे या 48 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। आज ने आप ही रजिस्ट्रेशन किया, फीस पेमेंट किया और फाइनल सबमिट किया, अपना डिटेल डाल के फाइनल सबमिट कर दिया, प्रिंट आउट निकाल लिया। ये जितनी प्रोसेस हैं आप एक बार में ही एक बार जैसे फॉर्म ओपन करेंगे आप कर सकते हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक भली भांति समझ लें। तो इसको इसीलिए हमने ये कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया समझ लें।
अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता या शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं या नहीं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। ऐसा नहीं आप 40 साल के प्लस हैं और आपने कहा चलो डाल देते हैं, नहीं, आप देख लीजिए कि आपकी जो शैक्षिक जो अर्हता इसमें मांगी गई है, एलिजिबिलिटी मतलब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, आगे अभी बताएंगे। इसमें अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि मतलब 22 जनवरी 2025 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। मतलब 22 जनवरी 2025 तक जो भी आप सर्टिफिकेट, जैसे EWS का आपको बनवाना है, तो EWS ऐसा नहीं कि फॉर्म आपने भर दिया, EWS बाद में बना। 22 जनवरी से पहले का EWS आपका बना होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए, ये आपको कर लेना है। अगला क्या करना है? अगला करना है कि आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित तिथि की आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, आप किसी अन्य शहर में रहते हैं, फॉर्म आपने भर दिया, कहा कि फॉर्म भरने पहले फिर जाते हैं गांव पे बनवाते हैं, एग्ज़ाम 1-2 महीने बाद होगा। तो ये आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही फॉर्म आ गया है 22 तारीख से 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक मतलब 1 महीने फॉर्म का ये प्रोसेस चलेगा। उससे पहले भी अभी लगभग 23 दिन हैं। इन 23 दिनों में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ता है हर एग्ज़ाम में, वो डॉक्यूमेंट अभी बनवा लीजिए। EWS श्रेणी के लिए इच्छुक आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता के लिए दिया गया है इसमें कि EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से मतलब 1 अप्रैल 2024 से और 22 जनवरी 2025 तक आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। ये चीज़ बहुत काम की बात बताई गई है कि आप अगर EWS लगाना चाहते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट कब से बना होना चाहिए? 1 अप्रैल 2024 से और 22 जनवरी 2025 के बीच का बना होना चाहिए। और हमें लगता है ऐसा आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप बनवा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश व्यक्तिगत विवरण के साथ आप भर सकते हैं थ्रो पर्सनल डिटेल। अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जैसे पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, डोमिसाइल व कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। फीस पेमेंट के बारे में जरा जान लेना जरूरी है। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या SBI के चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का सफल भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट PAR प्रदर्शित होगी जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इसी पृष्ठ पर नीचे की ओर दाहिनी तरफ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन बटन प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन बटन क्लिक करते हुए अपने आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। अभ्यर्थी प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन बटन को क्लिक करने के उपरांत ही अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। यदि अभ्यर्थी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI द्वारा निर्धारित शुल्क का सफल भुगतान किया जा चुका है परंतु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाएं और एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए विकल्प अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं वेरीफाइड ट्रांजैक्शन ID बटन को क्लिक करेंगे। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन ID बटन को क्लिक करने के उपरांत पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रदर्शित होगी जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इसी पृष्ठ पर नीचे की ओर दाहिनी तरफ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन बटन प्रदर्शित होगा।
अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन बटन क्लिक करते हुए अपने आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। अभ्यर्थी प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन बटन को क्लिक करने के उपरांत ही अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ई चालान के माध्यम से जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए है कि ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को एसबीआई का ई चालान डाउनलोड कर एसबीआई की किसी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से ई चालान का विवरण भरकर शुल्क का समायोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक या उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाला जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरांत ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा। यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पा रहे हैं तो वह सर्वप्रथम संबंधित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेशन सेगमेंट वही पूरा प्रोसेस अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर जाकर वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी बटन को क्लिक करें। इसके बाद में वेबसाइट होम पेज पर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन फी डिपोजिशन विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। देखते हैं क्या है, फीस कितनी है। जनरल के लिए कितना है, जनरल मतलब अनारक्षित के लिए 25 रुपये शुल्क है। शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, तो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क कुछ नहीं है। आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क कितना है 25 रुपये। ओबीसी के लिए कितना है 25 रुपये, एससी के लिए कितना है 25 रुपये और एसटी के लिए भी 25 रुपये है। मतलब सरकार आपसे कोई फीस नहीं ले रही है, आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट जो आप कर रहे हैं तो पेमेंट गेटवे आपसे 25 रुपये चार्ज कर रहा है, तो वही आपको सिर्फ 25 रुपये आपका चार्जिंग कटेगा यहाँ पे। और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको जरूर देखें। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन जैसे वहाँ पे मॉडिफिकेशन मोड पे जब आएगा वो, तो आप नाम की वर्तनी में, जैसे मान लीजिए आपका नाम कमल है, KAMAL कमल है, लेकिन गलती से आपका नाम लिख गया कोमल, KOMAL। एक ही वर्तनी का यहाँ पे डिफरेंस हुआ, A की जगह O भर गया। तो ये चीज़ आप में बदल सकती है कि नाम की वर्तनी की गलती है अगर, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इससे फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी चीज़ क्या कि पिता या पति के नाम के वर्तनी में गलती सही हो सकती है, वर्तनी में, ऐसा नहीं नाम पूरा बदल जाए, वर्तनी में सही होगी। एड्रेस, करस्पॉन्डेंस का एड्रेस, जैसे पत्राचार का पता जो है वो आपको अस्थायी पता और पत्राचार का पता जो है इसमें आप बदल सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, उत्कृष्ट खिलाड़ी इत्यादि, ये सब आपको चेंज कर सकते हैं। जात की श्रेणी सामान्य, SC, अनुसूचित जात, अन्य पिछड़ा वर्ग, और जेंडर, जैसे आप मेल की जगह फीमेल आपने सिलेक्ट कर दिया तो ये चीज़ आपका बदल सकता है। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण चेंज हो सकता है। आवेदन में अनुमति संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 29/1/2025 तक ही संभव किया जा सकता है। इसके बाद उपरांत आवेदन में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। पदों का विवरण, ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए आपका जो लेवल है, तो लेवल है 3, लेवल 3, वेतनमान 21,700 वेतनमान है, अधिकतम कितना है 69,100। ग्रेड पे क्या है, तो ग्रेड पे है आपका 2000 ग्रेड पे। अब देखते हैं कि किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली है। पद आपका वही है, लेकिन इसमें पढ़ना जानना ये जरूरी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए राज्य कर आयुक्त कार्यालय, इसमें पद का नाम कनिष्ठ सहायक है। ग्रेड पे सेम है सबका। कितने पद हैं 454। जनरल के 228 हैं, कितने 228 ओबीसी के नहीं, एससी के, एसटी के 14 पद हैं, ओबीसी के लिए 304 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 है। टोटल 1111 पोस्ट हैं। अस्थाई मतलब अस्थाई और अस्थाई ये अलग मुद्दा है, किसी और में बात करेंगे। खाद्य एवं रसद विभाग जानदार विभाग है जो इसमें पोस्टिंग होगी। देखिए ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, जनपद स्तर, आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हमेशा रहेंगे, अपने ही जनपद में आपकी पोस्टिंग होगी। हर इंसान को नौकरी करने के लिए जब वो फॉर्म भरता है तो उसके लिए मन में बस यही चलता है कि उसकी पोस्टिंग उसी के इर्द गिर्द हो, उसके आसपास ही हो। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे आपकी पोस्टिंग होगी। 108 पद हैं इसमें,
टोटल 268 पद हैं। बाकी ये लोग आप PDF देख लीजिएगा। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर, कनिष्ठ सहायक मुख्यालय स्तर पर, जिले का एक मुख्यालय होता है तो मुख्यालय स्तर पर आपकी पोस्टिंग होगी। ग्रेड पे सबका सेम है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है तो ग्रेड पे हमेशा इसका 2000 ही रहता है। समाज कल्याण विभाग निदेशालय, समाज कल्याण विभाग हर जिले में एक विकास भवन होता है, वहाँ पे आपकी एक चेयर रहेगी, जनपद स्तर पे ही पोस्टिंग होगी। कितनी पोस्ट हैं टोटल, तो इसमें समाज कल्याण विभाग में 70 हैं और जनरल के लिए 28 और EWS के लिए कितने हैं, तो EWS के लिए 7 पद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश मुख्यालय स्तर पर इसमें पोस्टिंग होगी, 2000 ग्रेड पे है, टोटल 66 पद हैं। होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो ये लखनऊ में ही पोस्टिंग होगी इसकी, कनिष्ठ सहायक की, टोटल 65 पद हैं। खाद्य एवं रसद विभाग विपणन शाखा जो है मंडल स्तर पर होगी कि आपका मंडल जो है किस मंडल के हैं और मंडल स्तर पे आपकी पोस्टिंग होगी। टोटल 63 पोस्ट हैं इसमें। कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ, पोस्टिंग कहाँ, लखनऊ में ही होगी इसकी, 2000 ग्रेड पे है, 62 पोस्ट हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, कहाँ होगी, गोरखपुर में ही होगी। कितनी पोस्ट हैं इसमें, टोटल 61 पोस्ट हैं। अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही होगी, टोटल 60 पोस्ट हैं। ऐसे ही देखिए जो मेन है, जैसे महिला कल्याण निदेशालय जनपद स्तर पे लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है, टोटल 40 पोस्ट हैं इसमें। मत्स्य निदेशालय जनपद स्तर पे, फिशरीज में देखो जनपद स्तर पे होगी पोस्टिंग, 38 पोस्ट है, ये भी अच्छी है पोस्ट है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में होगी ये, 36 पोस्ट हैं। निदेशालक लेखा परीक्षा कहाँ, कितनी पोस्ट हैं इसमें, 35 पोस्ट हैं। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में पोस्ट होगी, इसमें 30 पोस्ट हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में टोटल 23 पोस्ट हैं। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश में 20 पोस्ट हैं। निदेशक कारखाना उत्तर प्रदेश कानपुर में 18 पोस्ट हैं। नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी पोस्ट हैं, 18 पोस्ट हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में 18 पोस्ट हैं। टोटल 70 डिपार्टमेंट में निकली हैं, 70 विभागों में ये निकली हैं। अब अच्छे अच्छे जो डिपार्टमेंट हैं जैसे समाज कल्याण विभाग निदेशालय मुख्यालय स्तर पर भी है और जनपद स्तर पर भी है। मुख्यालय स्तर पर 14 पोस्ट हैं। कार्यालय डेयरी दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ में पोस्टिंग होगी, 13 पोस्ट हैं इसमें। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय में कितनी पोस्ट हैं, 8 पोस्ट हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद ITI में देखो टोटल 8 पोस्टें हैं। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश में टोटल 6 पोस्ट हैं। ये चीज़ आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज लेखा निदेशालय उत्तर प्रदेश में टोटल 5 पोस्ट हैं। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में 4 पोस्ट हैं। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान बक्सी BKT में कितनी है, 2 पोस्ट हैं। ये देखो विभाग का नाम है मत्स्य निदेशालय, ये मुख्यालय स्तर पर होगी पोस्टिंग, 2 पोस्ट हैं इसमें। तो ये सारी पोस्ट हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 40 पेज है, कितना मैं बताऊं आपको, सबका इसमें विवरण भी दिया हुआ है। और इसके बाद देखते हैं इसमें योग्यता क्या है। योग्यता इसमें देखते हैं क्या है। अधिमानी अर्हता, तो इसका योग्यता क्या है, अनिवार्य मतलब इतना होना ही चाहिए। अनिवार्य देखो अर्हता 2 है, एक अनिवार्य है और एक अधिमानी है। अधिमानी मतलब आवश्यकता से अधिक आपकी। अनिवार्य देखो अनिवार्य अर्हता उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। कौन सी, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। हिंदी और अंग्रेजी में टंकण क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट। हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए आपकी 30 प्रति पर मिनट। और क्या होना चाहिए इसमें, DOEC द्वारा सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया CCC, तो CCC भी बहुत ज़रूरी है, या सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र हो। अधिमानी अर्हता उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 के
जो सीधी भर्ती मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, मतलब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। बस 2 ही अधिमानी हैं। प्रादेशिक सेना में मतलब पुलिस में आपने लगभग न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो और एनसीसी में बी प्रमाण पत्र हो आपका। आयु क्या है, तो आयु 1 जुलाई 2024। ऐसा ना हो कि आप, अब देखो पेट आपने भरा है तो पूरा जो रहता है वो अलग है, बाकी इसमें CCC जो है वो आपको मस्ट है। चयन का आधार देख लेते हैं। इसमें चयन का आधार क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग की लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली के अनुसार किया जाएगा। उसके अध्यक्ष चयन का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखो मैं बताता हूँ चयन का आधार क्या है। पहले तो आपका जैसे पेट हुआ, पेट में आपके 0 से 100 के बीच में कोई भी नंबर है तो आपको सिलेक्ट किया गया मेंस में फॉर्म भरने के लिए। एक चीज़ ध्यान देना, मेंस देने के लिए नहीं, मेंस में फॉर्म भरने के लिए कब किया गया है, जब आपके 0 से 100 नंबर के बीच में है। अब ये शार्ट लिस्ट करेंगे आपको मेंस के लिए। जब मेंस के लिए शार्ट लिस्टिंग होगी आपकी तो उसमें आपको नंबर, तब आपको एक कट ऑफ जारी करेंगे ये, और जैसे कट ऑफ मान लीजिए है 37 नंबर। कनिष्ठ सहायक या कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की संशोधित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस आपका क्या है, किस हिसाब से परीक्षा होगी वो चीज़। लिखित परीक्षा की एक पाली होगी, मतलब एक पाली की होगी, जिसमें कितने प्रश्न रहेंगे 100। समय कितना रहेगा 2 घंटा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक निगेटिव मार्क दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। तो देखते हैं परीक्षा विषय से प्रश्नों की संख्या, निर्धारित कुल अंक और दिया गया समय नीचे विवरण अनुसार इस तरह से है। हिंदी भाग 1 क्या रहेगा, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। कितने प्रश्न रहेंगे इसमें, तो प्रश्नों, ये जो लिखा है ये है प्रश्नों की संख्या, और इधर कुल अंक हैं, ये है समय। ठीक, हिंदी 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। सामान्य बुद्धि मतलब रीजनिंग 15 प्रश्न रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। सामान्य जानकारी मतलब जीएस ये 20 प्रश्न रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं पर इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित 15 प्रश्न, और यूपी स्पेशल से संबंधित कितना है 20 प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या 20 और नंबर की संख्या 20। ये था परीक्षा योजना। 1/4 मार्किंग माइनस मार्किंग है, ये भी आपको पता है। और समय कितना होगा 2 घंटा 120 मिनट। 100 प्रश्न करने के लिए आपको 120 मिनट चाहिए। अब इसमें चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम का। हिंदी में क्या चीज़ है, उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान मतलब व्याकरण पूछा जाएगा आपसे, उनके समझ एवं लेखन की योग्यता यानी कि जो आता है पैसेज वगैरह आता है ये भी आप में आएगा। हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा, मतलब इंटर लेवल के प्रश्न होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षा का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने या उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। ये होंगी रीजनिंग। सामान्य जानकारी का भाग उम्मीदवारों से के चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए हैं। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं या तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी शामिल हो सकते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित, मतलब जो करंट अफेयर्स आपका रहेगा इंडियन लेवल पे रहेगा, एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। चौथा पार्ट जो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी का विकास एवं नवाचार। प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली टेक्निकल जो डेवलपमेंट हैं एवं नवाचार हैं, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग,
डीप फेक जो आपने देखा था, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग पर आधारित एवं इस क्षेत्र में भारत उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपी स्पेशल से संबंधित जानकारी क्या रहेगी? इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उपलब्धियों पर मतलब किस रैंक किसकी पूछी जाएगी, ये सीधा सीधा मान लीजिए। तो ये था इसका सिलेबस। बाकी ये सब एससी के लिए जात प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ये होना चाहिए, और एससी के लिए, एसटी के लिए जात प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ये होना चाहिए। ये है एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और है ये अनुसूचित जनजाति के लिए फॉर्मेट जात प्रमाण पत्र का। ओबीसी के लिए जात प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ये होना चाहिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस द्वारा जो प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। 8 लाख रुपए से कम हो जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, इनके परिवार के स्वामित्व में निम्न में से कोई भी परिसंपत्ति नहीं है, मतलब 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि या इससे ऊपर ना हो, 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट ना हो, अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड ना हो, अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक की आवासीय भूखंड ना हो। ये चीज इसमें नहीं हो। जिसके पास ये चीज होंगी वो ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा सकेगा और नहीं ना मान्य होगा। बाकी ये सब प्रमाण पत्र के फॉर्मेट हैं, देख लीजिएगा आप। और बाकी हमारा ये चैनल है स्टडी विद सिंघम, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा यूपी स्पेशल 20 नंबर हम आपको यहाँ से पक्का कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।